I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हम लोग एस ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जब हमने लेक्चर एंड किया था। और जो हम जैसे हमने कंपाउंड पढ़े, जैसे सोडियम के कंपाउंड देखे थे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, फ्लो चार्ट बताया था, है कि नहीं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस देखे थे, फिर सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शंस देखे थे। तो कल के क्लास में मैंने बस जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उनका कहा था, बस वो नाम देख लो उनके, और रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस किया था। जैसे सोडियम के रिएक्शंस का फ्लो चार्ट, डाउन्स प्रोसेस बताया था। तो कल वाला पोर्शन मैंने जितना बताया था ओपी टंडन की बुक से, तुमको जितना मैंने बताया तुमको उतना ही फोकस करना है। और मैंने कहा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में छोड़ रहा हूं एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आएगा। तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, क्योंकि तुम लोग को पता है कि इस समय तक नीट 2020 एंड जेईई मेंस 2020 ओवर हो गया है। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से हाल में जो पेपर खत्म हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि हमें एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ना है। जहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें थी वो मैंने ओपी टंडन से पढ़ा दिया, क्योंकि उसमें ट्रेंड्स ज्यादा थे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था, तो वो तुम्हें अंडरस्टैंड करने में समझदारी होगी, अच्छा आसान हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, और एक बार मैं ये पूरा चैप्टर 6-7 पेज का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, एक बार उसको एनसीईआरटी से पूरा गो थ्रू कर देता हूं अल्कली मेटल्स के टॉपिक को। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो देखो जरा ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम, ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट, हमने कल रिएक्शन देखे सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो बहुत सारे रिएक्शन देखे। सोडियम क्लोराइड कल नहीं देखा था, आज देखेंगे। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कल नहीं देखा था, आज देखेंगे। ठीक है, तो द लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहला है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2 विच इज व्हाट वॉशिंग सोडा। मैंने इसके रिएक्शंस बताए थे, मगर प्रिपरेशन कैसे होता है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो नहीं बताया था। सो लेट अस सी कि इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस तरह से होगा, किस हिसाब से होगा। चलो देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, ये दिमाग में होना चाहिए, समझे क्या। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ लो सॉल्बिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाय इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द लो सॉल्बिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज व्हाट NaHCO3। और हमने सॉल्बिलिटी चार्ट में पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, ये होता है स्पैरिंगली सॉल्युबल। ये मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को सॉल्बिलिटी चार्ट में कि NaHCO3 क्या होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस एंड देन in this process the advantage is taken of the low solubility of sodium hydrogen carbonate whereby it gets precipitated by the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate। पहले की रीड कर लेते हैं। the latter is produced by passing CO2 to a concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed। तो ये जो मैंने पढ़ा ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए हम इक्वेशंस में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि Na2CO3 के लिए प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा इसमें, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसमें अमोनिया, स्टार्टिंग मटेरियल होता है CO2, वाटर एंड NaCl, ये स्टार्टिंग मटेरियल। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल अमोनिया, CO2, वाटर एंड NaCl, समझे क्या। इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस जो बनेंगे, इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस जो बनेंगे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस जो बनेंगे तो वो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस रहेंगे अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें होता क्या है, अभी ऊपर जो पैराग्राफ में लिखा है वो नहीं समझा होगा, सिवाय ऊपर की 2 लाइन को छोड़ के। अब इसमें पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको स्टेप 1 मान लो। सबसे पहले देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या है, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। समझे क्या? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो जरा अमोनियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हो रहा है। अमोनियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होगा, सिंपल। अमोनियम कार्बोनेट क्या, सॉल्ट है ना, तो किसका सॉल्ट है, एसिड कौन सा है, कार्बोनेट, एनायन मतलब एसिड कौन सा है, H2CO3। बेस कौन सा है, कैटायन क्या, अमोनियम, मतलब बेस क्या है, अमोनिया बेस है। तो अमोनियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होगा, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है अमोनिया, स्टार्टिंग मटेरियल वाटर, स्टार्टिंग मटेरियल CO2, इनके कंबाइन होने सबसे पहले क्या फॉर्म हो, सबसे पहले फॉर्म हो अमोनियम कार्बोनेट। समझे क्या? फिर अमोनियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट को हमने और CO2 और H2O से पास करा, मतलब वी आर पासिंग H2 एंड CO2 इन एक्सेस थ्रू अमोनियम कार्बोनेट। तो क्या बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। और ये चीज शायद मैंने पहले पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो सुन लो कि जनरली कार्बोनेट सॉल्ट से अगर हम लोग एक्सेस में H2O CO2 पास करते हैं तो जनरली क्या बनता है, वो जनरली बाइकार्बोनेट बन जाता है। समझे क्या? राइट। तो इसमें कोई ऐसा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, सीधी बात है। जो कार्बोनेट सॉल्ट है, कार्बोनेट सॉल्ट में क्या है, CO3-2 है, उसको हम पास रिएक्ट कराएंगे H2CO3 से। H2CO3 अल्टीमेटली क्या होता है, H2O प्लस CO2 होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये एसिड है, कैसे नॉट। तो होगा क्या, क्या होगा, एसिड विल डिकम्पोज एज व्हाट, acid will decompose as H plus HCO3 minus, and this base CO3 minus 2 will accept this H plus of acid and will give what, HCO3 minus। तो रिजल्ट क्या है, HCO3 minus plus HCO3 minus। तो सीधी बात, CO3 minus 2 प्लस क्या, H2O plus CO2, ये क्या होगा, 2 times of HCO3 minus होगा। तो वही चीज है, कोई सा भी कार्बोनेट सॉल्ट हो, एनी कार्बोनेट सॉल्ट से अगर हम लोग H2O प्लस CO2 पास कराएंगे तो वो क्या देगा, मेटल बाइकार्बोनेट ही देगा, अगर एक्सेस में पास कराया गया। तो वही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में पहले क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना, एंड देन अमोनियम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, मेंस और नीट दोनों में आएगा। अमोनियम कार्बोनेट एडवांस में भी इसी से एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट से हमने एक्सेस में H2O CO2 को रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसको हमने रिएक्ट कराया किससे, अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराया किसके, NaCl के साथ। तो इसने क्या दिया, NH4Cl प्लस अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, पढ़ा होगा ना, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaCl। देखो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaCl, ये क्या देगा, ये देगा NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझे क्या, राइट। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, स्पैरिंगली सॉल्वेबल होता है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल दे सेपरेट आउट। अब और हमने हीटिंग इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दीज क्रिस्टल्स आर हीटेड टू ऑब्टेन व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। दे आर हीटेड टू ऑब्टेन व्हाट, दे आर हीटेड टू ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट। तो एक बार ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया हमारे पास, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। समझेगा, राइट, ठीक। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग मटेरियल हमने देखा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग मटेरियल है अमोनिया CO2 H2O NaCl। समझेगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, राइट, ये दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल। इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले देयर इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट है, बेस अमोनिया है, एसिड क्या है H2CO3, तो कैसे बना, अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2 क्या आ गया, अमोनियम कार्बोनेट आ गया, पहली बात। फिर हमने उस अमोनियम कार्बोनेट में एक्सेस में H2O और CO2 पास करा दिया तो क्या आ गया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया।
एंड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने क्या किया, NaCl को पास करा दिया, तो क्या आ गया NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आया है इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग हीट करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज नियरली प्योर। इंपॉर्टेंट, ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और ये याद होना चाहिए। तभी ये मैं ओपी टंडन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो लिमिटेड देता है एनसीईआरटी, जितना सिलेबस का है वही दे रहा है। ओपी टंडन से कल जितना पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से नॉन, ठीक है। राइट नाउ इन दिस प्रोसेस, अब देखो इस वाले प्रोसेस में हमें दिख रहा है स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा अमोनिया है ना, तो यहां पे तुम देखोगे तो यहां पे अमोनिया तो पूरा कंज्यूम हो गया। तो अब यहां पे कह रहे कि इस वाले प्रोसेस में अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अमोनिया को रिकवर करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल में CaCO3 भी यूज करते हैं, और बेसिकली CaCO3 को हीट कर दिया जाता है और क्या देता है, CaO प्लस CO2 देता है। CaO क्योंकि एक्व सोल्यूशन है, पानी है उसमें, CaO को पानी में डिसॉल्व होके क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। CaO होता है क्विक लाइम, CaO होता है क्विक लाइम, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज used to recover, this calcium hydroxide is used to recover ammonia using NH4Cl। तो ये यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में इन सब के साथ साथ, इन अमोनिया, CO2, H2O, NaCl के साथ साथ स्टार्टिंग मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट को भी साइमल्टेनियसली हीट कर दिया जाता है, वो CaO दे देता है और CO2 गैस इवॉल्व हो जाता है। CaO एक्व सॉल्यूशन में जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद दिस, देखो इन दिस प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, in this process ammonia is recovered when the solution containing NH4Cl is made to react with calcium hydroxide, calcium chloride is obtained as a byproduct। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वे प्रोसेस में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट इन द सॉल्वे प्रोसेस, समझे क्या। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय प्रोडक्ट क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्वे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट क्या है, सॉल्वे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड, समझे क्या, कैल्शियम क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट इन द सॉल्वे प्रोसेस। तो ये क्या है कि देखो ध्यान से, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव व्हाट, NH4Cl क्या है, एक्व सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl क्या होगा, एसिडिक होगा ना, एक्व सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक ड्यू टू व्हाट, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, NH4 प्लस के हाइड्रोलिसिस की वजह से इसका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो NH4Cl कैसा है, एसिडिक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, ये बेसिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना। तो NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस वाटर, ये अमोनिया रिकवर हो गया है, वापस से यूज हो सकता है, समझे क्या, और CaCl2 क्या बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो बताइए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगला वाला यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ध्यान से, इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। मतलब क्या, यहां पे देखा जाए, यहां पे सोडियम कार्बोनेट कैसे आया, यहां पे सोडियम कार्बोनेट आया, Na2CO3 कैसे आया, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो आया ना सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे आया था, सोडियम NaHCO3 कैसे आया था, NaHCO3 देखो हमने कैसे बनाया, NaHCO3 हमने ऐसे बनाया, हमने क्या किया, पहले हमने अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, उसको हमने रिएक्ट कराया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ, तो बना ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वही चीज यहां पे कह रहे हैं कि हम लोग सॉल्वे प्रोसेस को पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर तुम सॉल्वे प्रोसेस को यूज करोगे उसी तरह से अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2 अमोनियम कार्बोनेट, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 एक्सेस में पास करा दोगे, क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा, समझेगा। एंड देन दिस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl से रिएक्ट करा देंगे, क्या देगा, NH4Cl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा।
हमने ये किया ना। अभी यही चीज जो है अगर तुम्हें पोटेशियम, ये कैसा होता है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, ये सेपरेट्स आउट एज सॉलिड, दिस जो है सेपरेट्स आउट एज सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है, समझे क्या, राइट। इस वजह से हम लोग इसको, ये जो आ गया सॉलिड फॉर्म में NaHCO3, इसको हीट कर देंगे तो क्या दे देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, जैसा हमने देखा। अभी यही चीज क्या कहा जा रहा है, यही चीज हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पोटेशियम कार्बोनेट लिए, पहले दो स्टेप सेम रहेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले दो स्टेप सेम है, पहले दो स्टेप सेम है, मतलब यहां तक मैं एक बार मान के आ गया, पहले दो स्टेप सेम है। अगर पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन डालना पड़ेगा, किसमें, KCl में। तो ये क्या देगा, ये देगा NH4Cl प्लस KHCO3। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनसॉल्युबल था, उसके ऑपोजिट ये कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है, और इस वजह से इसके क्रिस्टल्स दे डू नॉट सेपरेट आउट, क्रिस्टल्स इसके दे डू नॉट सेपरेट आउट। इस वजह से ये जो पोटेशियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, समझेगा, सॉल्युबल है तो ये किस फॉर्म में रहता है, ये सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। इस वजह से हम लोग इससे पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं। अब पढ़ो जरा क्या कहा जा रहा है कि सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखा हमने, टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl। बात समझे क्या, राइट। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज देख लो जरा, ये एनीवेज मैं कल पढ़ा चुका था, एक बार रीड करा देता हूं एनसीईआरटी का पोर्शन, जल्दी जल्दी देख लो। क्या कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड which exists as decahydrate, पढ़ाया कल, also known as washing soda, कल बता दिया, easily soluble in water, reason पढ़ा है। decahydrate form loses water crystallization to form monohydrate at 373 केल्विन से कम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब 373 केल्विन पे मोनोहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कल पढ़ाया है, ओपी टंडन से भी वही चीज लिखी है कि हीट करोगे, नॉर्मली हीट करोगे एट टेम्परेचर लेस देन 373, ये 375 लिखा है, ये 373 होना चाहिए, एट टेम्परेचर लेस देन 373 हीट करोगे तो मोनोहाइड्रेट फॉर्म देगा, एट टेम्परेचर मोर देन 373 केल्विन हीट करोगे तो सोडा ऐश देगा, Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, मैंने कल पढ़ाया था, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हीटिंग, राइट। एंड देन कार्बोनेट प्लस वाटर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। यूजेस देख लो जरा, यूजेस पूछ लेते हैं। Na2CO3 यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर तुम लोग पढ़ चुके हैं ना, हार्ड वाटर, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग, समझे क्या, राइट। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरैक्स, कॉस्टिक सोडा में हमने देखा है, NaOH की प्रिपरेशन हमने देखा था, यूजिंग सोडियम कार्बोनेट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल या फिर यूजिंग NaCl एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। कल ओपी टंडन मैंने 2 हेडिंग मार्क कराई थी कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में, ठीक है। एंड देन ये वाला यूज, एंड देन इट इज अ इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब देखो NaCl में ज्यादा नहीं है, एक ही चीज पूछी जाती है, और NaCl से एक क्वेश्चन आया है कल के नीट के पेपर में, और मेन से पेपर में भी सेम तरह का क्वेश्चन आया है, और देखो वो यहीं से आया है। इसमें क्या पढ़ना है, ये सब स्टार्टिंग वाला रहने दो, यहां से देखो, क्रूड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जनरली ऑब्टेन्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्रूड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इस वाले पैराग्राफ से नीट के पेपर में कल क्वेश्चन आया, और जेई मेंस की किसी एक शिफ्ट में इसी सेम पैराग्राफ से क्वेश्चन निकला है, समझे क्या, राइट। देखो जरा, तो पहले मैं पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं इसको कैसे हमें इंटरसेप्ट करना है। क्रूड सोडियम क्लोराइड इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय, क्या कहा जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, 10% NaCl एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, ऑन क्रिस्टलाइजेशन गिव्स NaCl सॉलिड, समझे क्या। बट इट कंटेन्स इंप्योरिटीज लाइक सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इंप्योरिटीज। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब ब्राइन से हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से निकालते हैं
तो क्या क्या इंप्योरिटीज रहते हैं? सोडियम सल्फेट रहता है, कैल्शियम सल्फेट रहता है, कैल्शियम क्लोराइड रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इंप्योरिटीज फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूं नाउ, कैल्शियम क्लोराइड, magnesium chloride are impurities because they are deliquescent, that is absorb moisture easily from the atmosphere। ये बात मैंने कल बताई थी, कल जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था क्या, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, LiCl.2H2O NgCl2.6 या 8H2O जो भी था, ये डेलिक्वेसेंट होते हैं, मतलब पानी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और मैंने एग्जांपल दिया था कि NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं होता है, घर में डब्बे में NaCl रखा रहता है, कभी भी उसमें पानी नहीं आता है। ठीक है ना, अब देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कल क्वेश्चन आया, टू ऑब्टेन, यहां से क्वेश्चन आया, टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद, यहां से सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, crystals of pure sodium chloride separate out, calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remain in the solution। जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है कल के पेपर में और जेईई की एक शिफ्ट में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया है कि क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है हमारे पास जो NaCl प्लस MgCl2 प्लस CaCl2 का जो एक्वस सोल्यूशन है, इस एक्वस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस एक्वस सोल्यूशन में अपन क्या पास कर रहे हैं, HCl पास कर रहे हैं एक्सेस में, और Cl माइनस आयन इज व्हाट, कॉमन आयन, Cl माइनस आयन इज कॉमन आयन। तो यहां पे जनरली ये बता रहे हैं कि NaCl इज less soluble than MgCl2 and CaCl2। तो जब हम कॉमन आयन पास करेंगे तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, NaCl जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा, मगर MgCl2 मोर सॉल्युबल MgCl2 एंड CaCl2 कैसे रहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे। तो यहां से कल क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, CaCl2 और NaCl है, अगर उसमें हम HCl पास करेंगे तो क्या क्या प्रेसिपिटेट होगा? आंसर है सिर्फ और सिर्फ NaCl प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, प्योर सोडियम क्लोराइड। क्रूड सोडियम, जैसे क्रिस्टलाइजेशन से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसा है, क्रूड सोडियम क्लोराइड है, और उसके पास कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है। कौन कौन से, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इंप्योरिटीज, समझे क्या, राइट। और इसमें से बता रही ये जो इंप्योरिटीज है, इन इंप्योरिटीज में कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्वेसेंट बिकॉज दे आर डेलिक्वेसेंट, समझे क्या। अब यहां से येलो वाला, टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड दिस इज डिसॉल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। पहले पानी में डिसॉल्व करो, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव कर दो, समझे क्या, राइट। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव कर दो। तो इनसॉल्युबल यहां जो लिखा है, टू रिमूव व्हाट, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कौन कौन से रिमूव होंगे, इसको देखो ध्यान से, बुक में मार्क करो या अपने नोट्स में लिख सकते हो। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कौन कौन से रिमूव होंगे, सोडियम सल्फेट रिमूव होगा, कैल्शियम सल्फेट रिमूव होगा, समझे क्या। तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो रिमूव हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 एंड कैल्शियम सल्फेट। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव हो गए, समझे क्या। बच कौन से गए, सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो डेलिक्वेसेंट है। भाई 4 इंप्योरिटी थे ना, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 4 इंप्योरिटीज थे। तो क्या कह रहे हैं, टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड क्रूड सॉल्ट, मतलब यहां से जो ये जो क्रिस्टलाइजेशन से जो क्रूड सॉल्ट मिला है, क्रिस्टलाइजेशन से जो क्रूड कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मिला है, क्या करेंगे, उस क्रूड सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे पानी में, फिल्टर कर देंगे जिससे कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाए। कौन कौन से इंप्योरिटीज रिमूव हो रहे हैं, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। बच कौन से गए, कौन से इंप्योरिटीज बच गए, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब यहां से 10% NaCl सोल्यूशन, मतलब ब्राइन सोल्यूशन, 10% NaCl एक्वस ब्राइन, इसका हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, इसका हमने किया क्रिस्टलाइजेशन। तो इसने दिया NaCl
क्रूड, समझे क्या, प्लस Na2SO4, CaSO4, they are insoluble impurities, plus CaCl2 and MgCl2, they are deliquescent impurities. ये पूरे क्या इंप्योरिटीज हैं, समझे क्या। तो अगर हमें प्योर NaCl ऑब्टेन करना है, टू ऑब्टेन प्योर NaCl क्या करेंगे, क्रूड NaCl, ये जो क्रूड NaCl है इसको डिसॉल्व करो किसमें, पानी में डिसॉल्व करोगे तो Na2SO4 एंड CaSO4 जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं ये निकल जाएंगे, दे आर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, समझे क्या। और बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा एक्वा सॉल्यूशन में NaCl, MgCl2 जो सॉल्युबल है, CaCl2 जो सॉल्युबल है, ये एक्वा सॉल्यूशन में बचेगा। अभी ये जो एक्वा सॉल्यूशन में है इसको हम इसमें पास कराएंगे HCl, तो NaCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, MgCl2 एंड CaCl2 एक्वस में ये बच जाएगा। ये कहा जा रहा है इसमें टू ऑब्टेन व्हाट, प्योर NaCl। तो बस यही तुम्हें पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि ये NaCl को कैसे ऑब्टेन करते हैं। दिस इज हाउ NaCl इज ऑब्टेन, समझे क्या। एनसीईआरटी में दिया गया, इससे क्वेश्चन निकल सकता है। सो दिस इज हाउ NaCl इज ऑब्टेन्ड, टू ऑब्टेन NaCl, बस इतना ही पढ़ना तुम्हें, टू ऑब्टेन NaCl, समझ गए, ठीक है, राइट। तो वही चीज है, देख लो एक बार, ओनली दिस मच यू हैव टू रीड कि NaCl को भैया कैसे ऑब्टेन किया है हमने, ठीक है, ये पढ़ना है हमें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 1081 केल्विन, सॉल्बिलिटी ऑफ, ये सब देख लेना, सॉल्बिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन, सॉल्बिलिटी डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अप्रिशिएबली इंक्रीज नहीं होता है। यूजेस देख लो जरा, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, हमने देखा है कि Na2O2 से सोडियम क्लोराइड्स हम लोग Na2O2 कैसे बनाते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, हमने कल ही देखा था, NaOH यूजिंग सोडियम कार्बोनेट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल and this NaCl as a starting material as well as Na2CO3. Na2CO3 हमने अभी पढ़ा है कि NaCl कैसे यूज होता है Na2CO3 को बनाने के लिए, समझे क्या, राइट। तो जैसे तुम यहां पे एक बार ऐसे देख सकते हो, अगर हम लोग इधर पे आए तो ये जो है डाउन्स प्रोसेस बताया तो सब इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। ये देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ, यहां पे Na2O2 के प्रिपरेशन में NaCl यूज होता है, यहां पे मतलब देख लेना, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यूजेस पढ़ लेना एक बार, और ये Na2O2 मैंने बताया था, सारी चीजें बताई थी, देख लेना, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। हाँ, तो ये हुआ। अब चलो NaOH देखते हैं एक बार, यूजेस देख लेना एक बार, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaOH देख लेते हैं, इसका मैंने वहां से ओपी टेंडेंस नहीं पढ़ा है, प्रिपरेशन। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, रिएक्शन ओपी टेंडेंस से पढ़ने हैं, जो हमने जितने कल रिएक्शन पढ़े वो सब सिलेबस में है, रिएक्शंस फ्रॉम ओपी टेंडन, ओपी टेंडन से पढ़ने रिएक्शंस। बाकी प्रिपरेशन कैसे होगा वो इससे पढ़ा देता हूं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द कास्ना-केल्नर सेल। सिलेबस में हमें यही पढ़ना है, कास्ना-केल्नर सेल है, ठीक है। सॉल्वेट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सोडियम कार्बोनेट, कास्ना-केल्नर सेल इज यूज्ड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ देता हूं, फिर बता देता हूं। ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ मर्करी कैथोड एंड कार्बन एनोड। Sodium metal discharged at the cathode combines with mercury to form sodium mercury amalgam. Chlorine gas is involved at anode, ठीक है।
तो ब्राइन सोल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, NaCl होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो में, अभी के लिए देख लो Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, Na प्लस कैटायन है, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड पे जाके क्या होगा, रिडक्शन होगा, समझे क्या। तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मरकरी का कैथोड है, तो मरकरी के सरफेस के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या बनाएगा, अलॉय बनाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, सोडियम मरकरी अमलगम बोला जाएगा। और एनोड पे क्या, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड में, कैथोड पे क्या है हमारे पास, कैथोड पे हमारे पास ये अमलगम आया है, तो अमलगम इज देन ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो अमलगम, ये इंपॉर्टेंट है कि अमलगम से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम मर्करी अमलगम इज मेड टू रिएक्ट विद वाटर, तो दिस विल गिव NaOH प्लस मर्करी, कैथोड फ्री हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। और ये तो सिंपल है ना, सोडियम प्लस वाटर विल गिव व्हाट, NaOH प्लस हाइड्रोजन, हमने वाटर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कास्ना-केल्नर सेल इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन, समझ गए, ठीक है। सोडियम मर्करी अमलगम बनता है कैथोड पे और एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, समझ गए। रिएक्शंस एनसीईआरटी से पढ़ना है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, मेल्ट्स एट 591, नॉट इंपॉर्टेंट, रेडली सॉल्युबल इन वाटर, यस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है डेलिक्वेशन, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल डेलिक्वेशन होते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक डिब्बे में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉलिड क्रिस्टल है, ड्राई है, उसको खुला रख दो एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, डेलिक्वेशन हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ये मतलब हुआ, समझे क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विद CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3, ये हमने रिएक्शन पढ़ा है, समझे क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और CO2 क्या होता है, एसिड होता है, तो कंबाइन करके बना लेगा। नाउ यूजेस देख लेना एक बार, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पढ़ लेना, ये सब सिंपल है, समझे क्या। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, NaHCO3 को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नोन एज बेकिंग सोडा डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिविंग होल्स इन केक्स और पेस्ट्रीज। जो केक और पेस्ट्री होता है ना, पफी होता है ना, उसको प्रेस करो तो उसमें होल्स होते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, और हमें पता है हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो क्या देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2 गैस इवॉल्व होगा, एंड दिस CO2 गैस विच इज इवॉल्व, समझे क्या, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पफी नेचर ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज, फ्लफी नेचर, मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है, मैंने बताया, कार्बोनेट से एक्सेस में H2O CO2 पास करा दो, मैंने रीजन बता दिया है, आयनिक वाला रीजन जो है वही बताया है, कार्बोनेट प्लस H2CO3 पास कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा ही आएगा। एनी मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, एनी मेटल कार्बोनेट, एनी मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 क्या देगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा, सिंपल। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट से एक्सेस में H2O CO2 को पास करा दोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा, और ये स्पैरिंगली सॉल्वेबल होता है, सेपरेट आउट हो जाएगा, समझे क्या। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, द क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर which is sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate being less soluble, solubility चार्ट में पढ़ाया हुआ है, which separate out, ठीक है। यूजेस देख लो, यूजेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इंफेक्शन, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये यूज इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एज अ बेकिंग पाउडर, नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब देखो जरा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम से भी क्वेश्चन आया है जे मेंस और नीट में, तो इसको पढ़ लो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली यहीं से क्वेश्चन निकला है। तो सिंपल चीजें जल्दी से पढ़ देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे किसमें, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ा देता हूं, बता देता हूं कहां से क्वेश्चन आया है। So a typical 70 kg man consists of 90 gram of sodium, देख लेना एक बार, 170 gram of potassium compared to only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper, ठीक है। तो यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is the mass of metals, मैक्सिमम होता है क्या, पोटेशियम होता है, बॉडी में मैक्सिमम पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर आयरन होता है, और फिर कॉपर होता है बॉडी में, ये है मास के हिसाब से, ठीक है। Sodium ions are primarily found on the outside of the cells, being located in the blood plasma and in the interstitial fluid, पढ़ ले हो यार एक बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विच सराउंड्स द सेल्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आयंस, कौन से आयंस, सोडियम आयंस, पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है, इन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड इनटू द सेल। ये पूछा गया है, ये कल ही में पूछा गया है, अभी एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिखाता हूं जो पूछा गया है कल, ठीक है। ये तो ये दैट सोडियम इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, समझ गए, राइट। नाउ सोडियम पोटेशियम ऑल्दो सिमिलर differ chemically quantitatively, so similar chemically differ quantitatively in their ability to penetrate through the cell membranes, in their transport to the mechanism and the efficiency to activate the enzyme। पढ़ लो। अब देखो यहां से पूछा गया, ये कल क्वेश्चन आया है, जे मेंस में नीट दोनों में आया है। द पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस इन द सेल फ्लूइड्स वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, ये एग्जैक्टली यही लाइन आई है, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी and with sodium responsible for transmission of nerve signal। exactly ये लाइन पूछी गई है कल के नीट के पेपर में और जेईई मेंस के किसी एक शिफ्ट में, ठीक है। तो समझाना नहीं है, बस तुम्हें इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है एसपीडीएफ में, ठीक है, राइट। नाउ देयर इज अ वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस। ये सब पढ़ लो एक बार ध्यान से, फाउंड ये सब पढ़ लो, ये बायो वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना ध्यान से एक बार, राइट, ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। नाउ अभी ग्रुप 2 में जाने से पहले अभी कुछ चीजें हैं, फटाफट से मैं कवर कर देता हूं। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज थी, जैसे हम लोग ग्रुप 1 में हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें एक थोड़ा अलग सा पॉइंट लिखा हुआ है जिसका मैंने डिस्कशन नहीं किया था, रिगार्डिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे तो मैंने हैलाइड्स तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, लैटिस एनर्जी का क्या वेरिएशन होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या वेरिएशन होगा, फॉर अ गिवन मेटल हैलाइड आयन चेंज करोगे तो क्या होगा, फॉर अ गिवन हैलाइड आयन मेटल चेंज करोगे क्या होगा, वो जो एग्जैक्ट बताया उसको एग्जैक्टली पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और पॉइंट है जो मैंने देखो ग्रीन से अंडरलाइन करके रखा हुआ है पहले से, क्या बता रहे कि ऑल दीज हैलाइड्स, ग्रुप 1 के जितने भी हैलाइड्स हैं, दे ऑल हैव गॉट हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। पहले पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। दे हैव गॉट हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन एंड यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला है, जे मेंस में यहां से क्वेश्चन निकला है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, while the reverse is true for the enthalpy of formation of chloride, bromide, iodide। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। For a given metal the enthalpy of formation always becomes less negative from fluoride to iodide। तो देखो 4 लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने, तो 4 लाइन में बहुत बड़ी बात क्या बोल दी, बहुत बड़ी बात ये बोल दी, ये मैंने यहां पे इलैबोरेट किया है, ये जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन निकलता है। फॉर्मेशन रिएक्शन मैंने ऑलरेडी जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैंने बताया था, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड क्या होगा, एल्कली मेटल प्लस हैलोजन क्या देगा, MX देगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन रिएक्शन में जो हीट रिलीज होता है या फॉर्मेशन रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझे क्या हो, क्योंकि हीट रिलीज हुआ है इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने ये पढ़ा कि सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है कि ऑल दीज हैलाइड्स हैव गॉट हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सबके सब जब फॉर्म होंगे तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो हीट इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। अब देखो जरा, अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि फ्लोराइड्स के लिए इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया है, फ्लोराइड्स के लिए हम लोग लीथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड जा रहे हैं, तो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोराइड्स के लिए लीथियम से सीजियम फ्लोराइड जाओगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव। पहली बात तो यह है, इसका मतलब यह हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन बिकम्स व्हाट, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस नहीं, गलती से लिख दिया मैंने, डिक्रीजेस। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन रिएक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है। इट मींस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग। समझे क्या, ये मतलब हुआ। और मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज मैंने पहले बता के रखी थी कि अगर किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अगर हीट रिलीज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ गए,
राइट। तो फ्लोराइड्स के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड्स के लिए, फॉर फ्लोराइड्स हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो पॉइंट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो पॉइंट है, लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है। मतलब इनके फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हो रहा है दैट इज डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा हीट किस में रिलीज हो रहा है, व्हेन लिथियम फ्लोराइड इज फॉर्म। सबसे कम हीट किस में रिलीज हो रहा है, व्हेन सीजियम फ्लोराइड इज फॉर्म। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हीट रिलीज हो रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। समझे क्या? ऑन द अदर हैंड फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है कि द एंथैल्पी वैल्यूज फॉर फ्लोराइड्स बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बताया। व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम से सीजियम जाएंगे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब मोर नेगेटिव हो रहा है, मतलब ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स के लिए लिथियम सोडियम से सीजियम गए, ब्रोमाइड के लिए लिथियम ब्रोमाइड से सीजियम ब्रोमाइड गए, आयोडाइड के लिए लिथियम आयोडाइड से सीजियम आयोडाइड गए, तो क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव। इसका मतलब हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। किस ऑर्डर में, ये जो रेड एरो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन हीट रिलीज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग व्हिच मींस द स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा सिस्टम का हीट कंटेंट उतना कम होगा, उसका एनर्जी कंटेंट उतना कम होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। समझे क्या? राइट। तो ये दो पॉइंट्स थे किसके, हीट ऑफ फॉर्मेशन के पॉइंट्स। फ्लोराइड्स के लिए अलग ट्रेंड था हीट ऑफ फॉर्मेशन का, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जे मेन से पूछा गया है, नीट में नहीं पूछा गया तो पूछ लिया जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर एंड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर। ठीक है, मतलब फॉर ओनली क्लोराइड्स एल्कली मेटल चेंज करो, क्लोराइड कांस्टेंट रखो, ब्रोमाइड कांस्टेंट रखो, एल्कली मेटल चेंज करो, आयोडाइड कांस्टेंट करो, एल्कली मेटल चेंज करो। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो मैंने बताया। अच्छा, अब देखो, अब फॉर अ गिवन एल्कली मेटल and different fluoride ions, for a given alkali metal and for different fluoride ions, जैसे लिथियम के ही सारे हैलाइड्स, लिथियम का लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इस ऑर्डर में ऐसा। सोडियम के ही सारे हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। पोटेशियम के ही सारे हैलाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। रुबीडियम के ही सब हैलाइड्स, सीजियम के ही सब हैलाइड्स। ठीक है, तो फॉर अ गिवन एल्कली मेटल, देखो यहां पे क्या लाइन लिखी है, यहां पे एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी है, यहां पे एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि फॉर अ गिवन मेटल, ये देखो, फॉर अ गिवन मेटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। मतलब फ्लोराइड से आयोडाइड जाएंगे, फॉर अ गिवन मेटल हीट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव। थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है, इसलिए मैंने अलग अलग, देखो पूरा सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, इसको नोट्स में ले लेना और इसको एज इट इज पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी की 4 लाइन में पढ़ के ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको पढ़ के ज्यादा समझ में आएगा। एग्जैक्टली जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, समझे क्या? एंड फॉर अ गिवन मेटल फ्लोराइड से आयोडाइड जाएंगे कोई भी एक मेटल के लिए, तो क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव। समझे क्या? नहीं, रुको, उल्टा लिखा क्या मैंने, बिकम्स लेस नेगेटिव, बिकम्स लेस नेगेटिव। फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं, क्या लिखा है, फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। यस, तो फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज बिकमिंग व्हाट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज बिकमिंग व्हाट, लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। ठीक है ना, लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड जाओगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव। सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव। पोटेशियम से फ्लोराइड से आयोडाइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव। सेम फॉर रुबिडियम एंड सीजियम हैलाइड्स आल्सो। इसका मतलब क्या, हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन रिएक्शन डिक्रीजेस एंड मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच डिक्रीजेस। तो प्लीज ये 4 लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अलग अलग पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया है क्योंकि इससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझेगा? तो इसको प्लीज ध्यान से देख लो। ठीक है, राइट, अभी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही दिया था, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, जो टेबल्स पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद कि सॉल्बिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड लेस सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एंथैल्पी, वेयर एज लो सॉल्बिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड, ये ओपी टेंडम में नहीं है। सीजियम आयोडाइड का लेस सॉल्बिलिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास लार्ज CS प्लस है और लार्ज I माइनस है।
मतलब हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। सीजियम आयोडाइड, सीजियम प्लस भी पड़ा है, आई माइनस पड़ा है, तो कैटायन भी पड़ा है, एनायन भी पड़ा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्बिलिटी होने के लिए हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए ना। सो सीजियम आयोडाइड भी लेस सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द टू आयंस, ठीक है। अदर हलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये मैंने कल ही पढ़ाया था एनॉमलस बिहेवियर में लिथियम का, मैंने कल ही पढ़ाया था कि लिथियम हलाइड्स सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एस्टेट, LiCl इज सॉल्युबल इन पायरिडीन आल्सो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी, राइट। अब एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये वाला पोर्शन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था तुमको, ठीक है, राइट। फटाफट से बीच बीच में क्या लिखा वो नहीं पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला टेबल देख लेना, वैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। एटॉमिक आयनिक रेडियस का हम लोग ट्रेंड देख चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक आयनिक रेडियस का ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो एक बार इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना एक बार। एटॉमिक आयनिक रेडियस मैं बता चुका हूं, कुछ नया नहीं होगा, सब जो पढ़ा है वही है, कुछ अलग से नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे रिड्यूसिंग नेचर डिसाइड होता है इन द सॉलिड स्टेट, वो भी हमने देखा है, ठीक है। दे आर कंसिडरेबली लो एंड ऑल डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज पुअरली स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाता है, डिक्रीज होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मैंने पढ़ाया था, हाइड्रेटेड रेडियस मैंने पढ़ाया था, ठीक है। लिथियम हैज गॉट मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, LiCl.2H2O डेलिक्वेसेंट होता है, और कोई क्लोराइड डेलिक्वेसेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब मैं पढ़ा चुका हूं, दैट सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स बिकॉज ऑफ लार्ज साइज they have got low density which increases down the group from lithium to cesium, however potassium is lighter than sodium, सब मैं पढ़ा चुका हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो इंडिकेटिंग वीक मेटालिक बॉन्डिंग, सब पढ़ा हुआ है, समझे क्या। दे इम्पार्ट कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये जो कलर है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम का कलर नहीं होता है, समझे क्या। देख इम्पार्ट कलर ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दिस इज बिकॉज फ्लेम एक्साइट्स, ये सब पढ़ लेना, राइट। तो ये कलर इंपॉर्टेंट याद करने को कहा था, ठीक है। Now alkali metals therefore detected by respective flame test and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy, ये दो नाम देख लो, determined by flame photometry और atomic absorption spectrometry, समझ गए, राइट। फिर उसके बाद ये वाला टेबल पढ़ लेना, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, वैल्यूज के साथ में पढ़ा चुका हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको रीड कर लेना। ऑल दीज थिंग्स आई हैव टॉट यू। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़े थे वही सब चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। फिर सीजियम एंड पोटेशियम यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये पढ़ा है हमने, ये पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछा गया है ये, ठीक है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। सोडियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम मीडियम सीजियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मोनो ऑक्साइड, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का 1 होता है, लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर, Li3n फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, दीज मेटल्स आर जनरली केप्ट इन केरोसिन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये देख लेना प्रॉब्लम, ये तुम्हें पता है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर का ऑर्डर ये होता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, कुछ भी नया नहीं है इसमें, समझे क्या, ओपी टंडन से पढ़ा है, ठीक है, रीड कर सकते हो कि इट मे बी लिथियम हैज गॉट मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू मतलब ई नॉट रिडक्शन, या मोर पॉजिटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इज लेस विगरस देन सोडियम व्हिच हैज गॉट लेस नेगेटिव ई नॉट मतलब ई नॉट रिडक्शन, या मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन अमंग द अल्कली मेटल्स, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दिस बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अदर मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, जैसा मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से समझो, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन हाइड्राइड मैंने डिटेल में पढ़ाया था, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी अलग से था, एकदम अलग से रिएक्टिविटी था, रिएक्टिविटी जो है एकदम अलग से था टुवर्ड्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब पढ़ाया था। और लैटिस एंथैल्पी भी LiH, लैटिस स्टेबिलिटी NaH, KH, RBH एंड CSH, थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या लैटिस स्टेबिलिटी बोलो, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। और बस LiH का ही क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, बाकी सब क्या होते हैं,
हीट करने पर मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। दे आर व्हाट, ऑल आर आयनिक सॉलिड एंड हैव गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलोजेंस, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसमें क्या बता रहे हैं, फजानसूल का डिस्कशन कर रहे हैं, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर में ये सारी चीजें, सारे पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग नेचर में ये देख लो जरा, ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, यहां पे हमें ई नॉट रिडक्शन के वैल्यूज दिए हैं। ये जो वैल्यूज दिए, दीज आर द वैल्यूज गिवन फॉर ई नॉट रिडक्शन। जैसे ई नॉट रिडक्शन फॉर क्लोरीन प्लस 1.36, आयोडीन इतना, एजी प्लस इतना, Na प्लस इतना, Li प्लस इतना, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू दी है ना। और हमसे पूछ रहे हैं अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया है कि जब कभी हमें रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन देखो, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ई नॉट रिडक्शन दिया है, दिख रहा है ना, Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन होता है, Ag प्लस से Ag रिडक्शन होता है, Na प्लस से Na रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, हमें ई नॉट रिडक्शन दिया गया है, समझे क्या। Cl2 से Cl माइनस का ई नॉट रिडक्शन दिया गया कितना, प्लस 1.36, समझ गए, राइट। I2 से I माइनस का ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया, प्लस 0.53। Ag प्लस से Ag का ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया, प्लस 0.79। Na प्लस से Na का ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया है, माइनस 2.71, समझ गए। एंड Li प्लस से Li का ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया, माइनस 3.04। क्योंकि हमें रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहां से क्या करोगे, इनका ई नॉट ऑक्सीडेशन निकाल लो, ई नॉट ऑक्सीडेशन निकाल लो, क्या हो जाएगा, Cl माइनस से Cl2 कितना हो जाएगा, माइनस 1.36, समझ गए होगे मेरे हिसाब से, समझ गए, राइट। फिर उसके बाद I माइनस से I2 माइनस 0.53, Ag से Ag प्लस कितना, माइनस 0.79, है कि नहीं। Na से Na प्लस कितना, प्लस 2.71, समझे। और Li से Li प्लस कितना, प्लस 3.04। तो जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, Li सोडियम सिल्वर, फिर I माइनस, फिर Cl माइनस। रिड्यूसिंग नेचर Rn मतलब रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, पढ़ा चुका हूं, ठीक है, राइट। फिर रिएक्शन विद अमोनिया, ये कल ही पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू सॉल्यूशंस व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर, कल बताया था, ये इक्वेशन पढ़ाया था। द ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब्स लाइट इन द विजिबल रीजन एंड thus imparts blue color to the solution. The solution is paramagnetic and on standing slowly liberate, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सोल्यूशन है यही सेम सोल्यूशन ऑन स्टैंडिंग लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, मतलब यही सेम सोल्यूशन, ये चीज नहीं है ओपी टेंडन में, ये देख लो, यही सेम लिक्विड सोल्यूशन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग गिव्स व्हाट, मेटल अमाइड प्लस हाइड्रोजन इज डिनोटेड। फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्लू कलर बिकम्स ब्रॉन्ज एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। एंड देन यूजेस, ये पढ़ लो अच्छे से, यूजेस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑल दिस थिंग्स आई हैव टॉट, मतलब ऑक्सीसॉल्ट्स करना मैंने पढ़ाया था, पढ़ सकते हो, इसको रीड कर लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ऑक्सीसॉल्ट्स वगैरह, ठीक है, राइट। फिर ये YKO2 इज पैरामैग्नेटिक, MOT का रीजन है इसमें, ठीक है। फिर ये सब देख लेना कि ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज कलर, द सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, सब पढ़ाया हुआ है। सोडियम पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है, राइट। हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन, सब पढ़ लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये सब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। फिर ऑक्सी एसिड्स के सॉल्ट्स वगैरह, ऑल दीज थिंग्स वी हैव रेड ऑलरेडी, पढ़ देता हूं एक बार। ऑक्सो एसिड्स व्हिच आर, ऑक्सो एसिड्स आर दो, मतलब ऑक्सी एसिड्स आर दोज इन विच द प्रोटॉन इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिक एसिड सल्फ पढ़ा चुका हूं सब। एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट विद ऑक्सो एसिड्स, दे आर जनरली सॉल्वेबल इन वाटर, थर्मली स्टेबल, सब पढ़ लिया हमने। कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स स्टेबल टू हीट एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इन सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज, मैंने पढ़ाया है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टू हीट, लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल साइज, पोलराइजेशन वाला, ठीक है। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, पढ़ चुके हम लोग, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक है। फिर इसके बाद एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम मैंने कल ही पढ़ाया था, सारे सेम पॉइंट्स है, रीड कर लेना एक बार, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल रीड कर लेने एक बार, मैंने कल सारे पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं, जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली। एक आध पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट थोड़ा नया मिल जाएगा, LiF एंड Li2O कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। देन सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम, ये देख लो जरा, कल बताया था लिथियम एटम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम एटम, मगर लिथियम कैटायन इज बिगर देन मैग्नीशियम कैटायन, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सो प्लीज रीड दिस, राइट। जैसे कि लास्ट वाला पॉइंट LiCl.2H2O, both LiCl MgCl2 deliquescent crystalline to form this hydrate, जैसे LiCl.2H2 MgCl2.8H2O। समझ में आ गई बात? ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, नथिंग न्यू इन दिस, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद व्हाट, वी आर डन विद ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स जो है वो हमारा हो गया पढ़ के, ठीक है। नाउ अभी फटाफट से हम लोग, ठीक है, अभी एक चीज बचा हुआ है, फजान स्टूडेंट ने मुझे एक चीज बताना है, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पूछ लिया जाता है, फजान स्टूल का एक चीज इंपॉर्टेंट है। याद करो जब मैं फजान स्टूल पढ़ा रहा था मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 11 ग्रुप 12 में अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो पोलराइजिंग पावर का क्या इफेक्ट होगा, उसका मैंने आंसर नहीं बताया अभी तक, ठीक है। तो वो चीज मैं बता देता हूं एक बार, फजान स्टूल का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया नहीं था क्योंकि ये पूछ लेते हैं जनरली। हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ले तो फजान स्टूल का एप्लीकेशन देखा हुआ है, ठीक है। नाउ पोलराइजिंग पावर ऑफ group 11 and group 12 cations, वेरिएशन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12 cations, समझे क्या? तो ग्रुप 11 में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 11 में हमारे पास होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से Cu प्लस, Ag प्लस एंड Au प्लस। जनरली हमने क्या देखा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, हमने क्या देखा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक में, हमने ये देखा है कि जनरली एस ब्लॉक में हमने ये देखा है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां पे जो है रिवर्स है, ग्रुप 12 में वी हैव Zn प्लस 2, Cd प्लस 2 एंड Hg प्लस 2। ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा रिवर्स है, यहां पे हम डाउन द ग्रुप गए, यहां पे डाउन द ग्रुप गए तो पोलराइजिंग पावर increases due to increase in Z इफेक्टिव। अभी बस इतना बता रहा हूं, जो डी ब्लॉक बताऊंगा तो इसको मैं फिर से डिटेल में लूंगा, अभी बस तुमको एक चीज बता रहा हूं, यही बता रहा हूं बस, जैसे दिमाग में बैठ जाएगी चीज, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाए। मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu प्लस, Ag प्लस एंड Au प्लस, इस तरह से, ये ऐसा Pp पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, उसी तरह से Zn प्लस 2, Cd प्लस 2, Hg प्लस 2, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। बात समझेगा? तो अगर हम ग्रुप 11 में अगर हम कोवलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं, जैसे CuCl, AgCl एंड AuCl, तो यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे ऐसे बताएंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस, इस तरह से बताएंगे, समझे क्या? एंड आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप 12 की अगर हम बात करेंगे तो ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2, तो यहां पे भी कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस एंड आयोनिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है।
तो ग्रुप 11 ग्रुप 12 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस बात को तुम लोग ध्यान रख लो, समझ गए, राइट। अच्छा, फिर उसी तरह से इन जनरल जैसे ये जनरली पूछ लिया जाता है कि इन जनरल solubility in polar solvent decreases as covalent character increases। ये तो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन ये है कि if I talk about sulfides of, suppose if I talk about sulfides of sulfides of 3D series, if I talk about sulfides of 3D series, तो 3D series के सल्फाइड्स में MnS, FeS, COS, NiS and CuS। 3D सीरीज के सल्फाइड्स में तुम्हें दिख रहा है कि यहां पे सबके पास क्या है, +2+2 चार्ज है, ठीक है, सबके पास +2+2 चार्ज है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, पढ़ेंगे ये चीज कि साइज जो है सबका ऑलमोस्ट सेम है, साइज Mn+2, साइज ऑफ Mn+2 almost similar to Fe+2, almost similar to CO+2, almost similar to Ni+2, almost similar to Cu+2। मगर जैसे मैं पता है एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना, जैसे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, ठीक है। बट व्हाट, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, देयरफॉर यहां पे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्या है, Mn+2, Fe+2, CO+2, क्योंकि चार्ज सबके पास सेम है, साइज सबका सेम है, तो जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। CO+2, Ni+2 एंड Cu+2, तो इस ऑर्डर में क्या है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, यहां पे मैंने लिखा PP, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो सल्फाइड्स में MnS, FeS, COS, NiS, CuS, ये CuS कॉपर सल्फाइड, समझे क्या। तो एक तरह से क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड दिस कैन बी सीन फ्रॉम द KSP वैल्यूज। मैं यहां पे KSP वैल्यूज भी लिख देता हूं, KSP वैल्यू से दिख सकता है, जैसे MnS में KSP वैल्यू कितना है, 10 की पावर -11, FeS में KSP वैल्यू कितना है, 10 की पावर -18, COS में KSP वैल्यू कितना है, 10 की पावर -21, समझे क्या। NiS में KSP वैल्यू कितना है, 10 की पावर -22, COS में KSP वैल्यू कितना है, 10 की पावर -27, समझे क्या। तो MnS से COS जाएंगे तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या, राइट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जनरली पूछ लेते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यही पूछ लेते कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड्स। तो ध्यान रखो
डी ब्लॉक में इन जनरल ध्यान रखो कि डी ब्लॉक में पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस as Z rises, समझे क्या? पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस एज Z rises। बस इसमें यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कॉपर +2 इज मोर देन पोलराइजिंग पावर ऑफ Zn +2, जबकि कॉपर कितना है 29 है और Zn कितना है 30 है। दैट मीन्स CuS इज मोर कोवलेंट देन ZnS, इज मोर कोवलेंट देन ZnS। समझे क्या? इस वजह से CuS इज लेस soluble in water than ZnS। समझ गए? ये ठीक है। तो विद दिस ग्रुप 1 इज ओवर, राइट? We'll stop here. Thank you. Next class में I will start with group 2. That means alkaline earth metals. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया ये इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ये वाला पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। डाउन द ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये सॉल्बिलिटी का ट्रेंड देख लो, ये एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, CuS इज मोर कोवलेंट देन ZnS। समझे? डी ब्लॉक में जनरली Z बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, बट एक्सेप्शन ये है, समझे क्या? एक्सेप्शन में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेप्शन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन जनरल एक्सेप्शन ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप 11 का पोलराइजिंग पावर इज मोर देन ग्रुप 12 के मेटल्स का पोलराइजिंग पावर। बस ये एक्सेप्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद व्हाट? विल स्टार्ट विद ग्रुप 2, ठीक?